वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कैफ़े। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक है उसमें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया था एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 22। हम लोग जो क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ है उसके कोरिलेशन के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पता है यहाँ पर जो रिलेशन है करंट ईयर प्राइस को बताया गया है कि P1 से डिनोट किया जाता है। करंट ईयर प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं तो बेस ईयर प्राइस को किस से डिनोट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि बेस ईयर और करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी जो कुछ भी हो ये कंपेरिजन के लिए यूज होता है। तो बेस ईयर को P0 से हमेशा हमें डिनोट करना होता है। P0 बेस ईयर P0 और करंट ईयर प्राइस को P1। और बेस ईयर और करंट ईयर की नीड कहाँ होती है, जब हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 10th में स्कोर किया 90 और 12th स्टैंडर्ड में स्कोर किया 95%। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा 90 और 95, मतलब सबसे पहले मुझे 90 अगर नहीं पता होगा तो आई कैन नॉट डू कंपेरिजन। ओके तो मुझे पहले बेस ईयर प्राइस पता होना जरूरी होता है, उसके बाद करंट ईयर प्राइस और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आंसर मिलेगा। तो बेस ईयर प्राइस को डिनोट किया जाता है P0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें बात की गई है पाश्चे इंडेक्स। पाश्चे इंडेक्स ने करंट ईयर क्वांटिटी जो आंसर है। अब कोरिलेशन में पूछा गया है लास्पेरेस इंडेक्स क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग, जो लास्पेरेस थे ये ही वाज अ वेरी बिग इकोनॉमिस्ट। ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने जो सर्च किया था वो किया था बेस ईयर क्वांटिटी, मतलब करंट ईयर। पाश्चे इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ोगे एचएससी का तो आपको पता चलेगा करंट ईयर की जितनी भी क्वांटिटीज है, करंट ईयर की जो भी चीजें हैं, प्राइस, क्वांटिटी, वो सब पाश्चे ने सर्च किया हुआ है, उनका ही इन्वेंशन है। इन द सिमिलर मैनर लास्पेरेस जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बेस ईयर के कॉन्सेप्ट को हमें दिया हुआ है। तो आंसर इज बेस ईयर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जीएनपी। जीएनपी का फॉर्मूला दिया है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। और जो हम लोगों को बताना है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M किसका फॉर्मूला है। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और C का मतलब होता है एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर। I का मतलब होता है I बिलोंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस एंड G बिलोंग्स फॉर एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट। ओके तो C प्लस I प्लस G दोनों फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। पहले वाले फॉर्मूले में X माइनस M है। X माइनस M इज डिनोटेड फॉर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो ज्यादा होगा वो पहले आ जाएगा, जो कम होगा वो बाद में आएगा। सब्ट्रैक्शन करने पे विल गेट द आंसर ऑफ X माइनस M। और यहाँ पर R माइनस P के बारे में दिया गया है। R माइनस P का बिलोंग्स फॉर रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो GNP का फॉर्मूला हो जाता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P, वेयर X माइनस M बिलोंग्स फॉर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड R माइनस P बिलोंग्स फॉर रिसिप्ट माइनस पेमेंट। और जहां पे R माइनस P नहीं होगा दैट इज फॉर्मूला फॉर GDP। ओके तो ये फॉर्मूला है GDP का। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ GDP एंड GNP एंड फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आउटपुट मेथड, आंसर इज नॉट गिवन। इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड। Let me clear one thing, output method and income method both are the method to find out the national income of any country. Income method is also called as factor cost method. In the same manner, output method is also called as product method और इन्वेंट्री मेथड। तो आउटपुट मेथड जब भी आएगा प्रोडक्ट मेथड उसका आंसर होगा, मतलब आउटपुट मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और इन्वेंट्री मेथड ऑल्सो वी कैन से, एंड इनकम मेथड इज डिनोटेड फॉर फैक्टर कॉस्ट मेथड। ओके so guys next question is question number 17। protection from external attack, optional function, provision of social security। अगर आपको पता होगा आपके HSC इकोनॉमिक्स के बुक में पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर जो है उसमें हमें बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, उनके कुछ फंक्शन हैं ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी का मतलब है वो आपको करना ही करना है और ऑप्शनल का मतलब होता है वहाँ पर आप कर भी सकते हैं और अगर पैसे नहीं हुए तो उसे आगे भी प्रोसीड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है, दिस इज द ऑप्शनल फंक्शन फॉर एनी गवर्नमेंट।
बट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, मतलब कोई हमारे कंट्री पे बाहर से अटैक ना कर दे, दिस इज द ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट, और इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑब्लिगेटरी फंक्शन। तो स्टूडेंट यू मस्ट नो द फंक्शन ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शनल फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, income tax, answer is direct tax then GST, very simple, our income tax is डायरेक्ट टैक्स। आपको पता होगा गवर्नमेंट हम पर दो तरह के टैक्स को इम्पोज करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे कि इनकम टैक्स भरना होता है, डायरेक्ट होता है। इफ सपोज यू आर हैविंग सम प्रॉपर्टी तो यू हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जीएसटी मतलब वो होता है जो कोई तरह की सर्विस में एडिशनल कॉस्ट लेकर हमसे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में हमें इंश्योरेंस पे करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, इफ़ यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, है ना, टू ईट समथिंग, तो इसके बाद जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो गवर्नमेंट एडिशनल चार्जेस लगा रहा है, लाइक 5%, 10%, 12%, 18%। ये जो जीएसटी लगता है इसे बोलते हैं जीएसटी, और ये कौन सा टैक्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको इतना ही याद रखना है कि देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जीएसटी जो है इट कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इनकम टैक्स किस में आता है, डायरेक्ट टैक्स। ओके, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियल बैंक क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक, मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें, इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमें चीज़ों को, मतलब पैसों को मार्केट से अंदर लेकर आना है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, आपके मतलब जनरल पब्लिक के पैसों को अपने पास खींचने के लिए कुछ ऐसे स्कीम करेगा। कमर्शियल बैंक का जो है कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और इसका ही एक ब्रदर होगा लाइक डिफ्लेशन, या फिर आप बोल सकते हो रिसेशन। तो रिसेशन के पीरियड में सेंट्रल बैंक क्रेडिट को चाहेगा कि इसे ज़्यादातर लोगों में फैलाया जाए, और उसके लिए वो क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को बैंकों के लिए कम कर देगा। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तो जैसे कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन है क्रेडिट को कंट्रोल करना, वैसे ही कमर्शियल बैंक का फंक्शन है क्रेडिट को क्रिएट करना। क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक, और क्रेडिट कंट्रोल का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ओके स्टूडेंट्स, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी मार्केट न्यू इशू लॉन्च्ड टू रेज कैपिटल, ओल्ड इशू थ्रू स्टॉक मार्केट। इसका आंसर हमें नहीं पता है। लिसन स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कंपनी को पैसा अपने कंट्री को जनरेट करना होता है, किसी भी कंपनी को, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइमरी मार्केट में जाकर न्यू इशू को लॉन्च करते हैं, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में सबसे पहले क्या होता है, आईपीओ में सबसे पहला काम ये होगा कि आपको पब्लिक से पैसा या फिर इन्वेस्टर का पैसा रेज करना होता है। ये इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जो वेरी फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा मार्केट से उठा रही है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। लेकिन कोई कंपनी अगर मार्केट में लिस्टेड है और उसके बाद वो नए शेयर को इशू कर रही है या फिर और इन्वेस्टर से पैसा ले रही है, तो ये उस कौन सा मार्केट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद अगर पैसा कंपनी उठा रही है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है कंपनी, पहली बार पैसा उठा रही है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्री। 11th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स आप इसकी स्टडी कर रहे हो। अगर किसी और कंट्री से हम लोग गुड्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं, किसी और कंट्री को अगर हम लोग गुड्स को सोल्ड करते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब बाहर से हम किसी गुड्स को लेकर आते हैं उसे डेफिनेटली इंपोर्ट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंपोर्ट। जब हम कोई सामान, कोई गुड्स बाहर से लेकर आ रहे हैं, कोई सर्विस हम बाहर से लेकर आए अपने कंट्री में, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। इफ सपोज वी आर सेलिंग सम गुड्स और सर्विसेज टू अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। ये 11th से हम पढ़ते आ रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, होप आपको ये समझ गया होगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो हमारा लास्ट है आज के सेशन का क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट वैल्यू। इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट वैल्यू देन ट्रेड इज कॉल्ड एज सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा। डेफिनेटली एक्सपोर्ट मतलब हम लोग ने बाहर ज्यादा सामान दिया है, मतलब हम बाहर से ज्यादा पैसा लेकर आए हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर का सामान कम किया हम लोगों ने। हमारा एक्सपोर्ट जब ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो हमारा ट्रेड कैसा होगा, सरप्लस, एक्स्ट्रा होगा, हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। लेकिन जब कोई कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है, मतलब ज्यादा सामान हम बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब हमारे कंट्री का
ज़्यादा पैसा बाहर दे रहे हैं और बाहर का जो पैसा हम कम लेकर आ पा रहे हैं, तो इसे ट्रेड सरप्लस ने तो कहाँ कहेंगे पता है, इसे बोला जाएगा ट्रेड डेफिसिट। यस, इसे क्या बोला जाएगा, ट्रेड डेफिसिट। अगर किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकता। तो कंट्री को हमेशा किस पे फोकस करना होता है, ट्रेड सरप्लस के ऊपर, कि कैसे भी करके ट्रेड को सरप्लस में लाया जाए। अगर सरप्लस में ट्रेड होगा तो कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक सस्टेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, होप मेरे ये जितने भी मैंने सब क्वेश्चन कवर किए, आज हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 22। मैंने क्वेश्चन को कवर करते समय थोड़ी सी डिटेलिंग भी दी गई है, और आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ इससे नॉलेज मिल रहा है, आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।